और अब बात यूपी विधानसभा चुनाव की, जिसमें किसी पार्टी के लिए जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है तो कोई क्षेत्रीय समीकरणों को साधने में लगा है। साल 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग ने बीएसपी को बहुमत के साथ सत्ता के सिंहासन पर ला बिठाया था, अब उसी ब्राह्मण वोट को लेकर यूपी में जो है गर्म माहौल दिखाई देता है। और सवाल यही है कि यूपी में ब्राह्मण वोट किसी भी दल को जिताने और हराने में आखिर कितना दमखम रखता है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में पधार चुकी है। ताली बजाकर स्वागत करने की कृपा करेंगे। ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल। सोशल इंजीनियरिंग दाव पुराना है, मगर यूपी की मौजूदा सियासत में अब की बार इसी दाव के सहारे राजनीतिक दलों ने चुनावी वैतरणी पार करने का प्लान तैयार कर लिया है। बीएसपी ने 14 साल बाद अपने तर्कश से ब्राह्मण कार्ड का ब्रह्मास्त्र क्या निकाला, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोटर्स को साधने में जुट गई है। यूपी की राजनीति में नए नए प्रयोग होते रहे हैं। जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण तो इसका एक पहलू रहा ही है। पहलू इस बात का भी रहा है कि कैसे जीत का एक समीकरण बने। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग बहुजन समाज पार्टी ने किया और वो प्रयोग न सिर्फ सफल रहा बल्कि बीएसपी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाती है। बीएसपी जहां 23 जुलाई से अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तो अखिलेश ने यूपी के हर जिले में परशुराम की प्रतिमा लगाने का वादा किया है। वहीं बीजेपी भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा के साथ पूरा हर वर्ग, हर समाज, ब्राह्मण समाज खासकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव में अपना भविष्य देख रहा है। यूपी में आबादी के लिहाज से करीब 14% ब्राह्मण हैं। कवायद इसी वोट बैंक को साधने की है। सवाल यही है कि यूपी की सियासत में अब तक इस ब्राह्मण वोट बैंक का पैटर्न क्या रहा है। इस बार चुनाव में ब्राह्मण किसका साथ देंगे? यूपी में किन सीटों पर ब्राह्मण गेम चेंजर साबित होंगे? उत्तर प्रदेश में अब ये विवाद का विषय है, कितना है, कभी गिनती तो हुई नहीं अलग से ब्राह्मणों की, लेकिन 10 से लेकर और 14 तक के आंकड़े लोग देते हैं। कोई 10 कहता है, कोई 12 कहता है, कोई 13 कहता है, कोई 14 कहता है। भूमिहार और त्यागी ब्राह्मणों को मिलाकर ये संख्या उत्तर प्रदेश में बनती है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इसके अलावा एक और बात कही जाती है राजनीतिक हलकों में कि ब्राह्मण जिसके साथ जाता है वो अपने साथ और भी जातियों को, समूहों को और ले जाता है और ओपिनियन मेकर के तौर पर ये रोल प्ले करता है सोसाइटी में। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। इसे इस बात से समझिए कि आजादी के बाद से यूपी में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वैसे तो ब्राह्मणों को कांग्रेस और बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन साल 2007 में सबसे पहले बीएसपी चीफ मायावती ने ब्राह्मण दलित की सोशल इंजीनियरिंग करके इस वोट बैंक की अहमियत को और बढ़ा दिया था। तब ब्राह्मणों ने दिल खोलकर मायावती को वोट दिया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। उस वक्त बीएसपी ने 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 41 विधायक बने थे, जिसके बाद मायावती ने 7 ब्राह्मणों को मंत्री बनाया था। मायावती को भरोसा है कि 14 साल बाद एक बार फिर यह फॉर्मूला 2022 में कारगर साबित होगा। जैसे सन 2007 में इन्होंने हमारी बात को माना और बीएसपी के साथ जुड़े हमारी सरकार बनाने में पूरा इन्होंने सहयोग दिया, वोट भी दिया, तन मन धन से पूरा। लेकिन हमारी सरकार जब बनी तो हमने इनके हितों का हर मामले में, हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा। लेकिन अब वो पछता रहे हैं, इनके बहकावे में आ गए। दलित लोग इनके बहकावे में नहीं आए। बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग की कार्ड ढूंढने के लिए दूसरे दल के पास क्या प्लान है, ये समझने के लिए आपको जानना होगा कि यूपी में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए ब्राह्मण वोट क्यों जरूरी है। यूपी की 23 लोकसभा और 73 विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण वोट निर्णायक है। कई विधानसभा सीटों पर तो 20% से ज्यादा वोटर्स ब्राह्मण हैं। ऐसे में हर पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर टिकी है। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज ये ऐसे जिले हैं जहां ब्राह्मण वोट 15% से ज्यादा है। जाहिर है इन जिलों में उम्मीदवारों की हार जीत में ब्राह्मण वोटर्स की भूमिका अहम होती है।
दरअसल ब्राह्मण वोटर्स ने जब जिस पार्टी का खुलकर साथ दिया है वो दल प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आया है। एक सर्वे के मुताबिक साल 2017 के विधानसभा चुनावों में 80% ब्राह्मण वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि बीजेपी के 312 विधायक चुनकर आए। इनमें 58 ब्राह्मण विधायक थे, जिनमें से 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया। अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो यहाँ भी ब्राह्मण पिछली 2 बार से बीजेपी का साथ देते नजर आए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 72%, जबकि 2019 में ब्राह्मण समाज के 82% वोट मिले थे। दरअसल बात सिर्फ संख्या बल की नहीं है। ब्राह्मण समाज वोट बैंक के साथ समाज में वोटिंग पैटर्न को बदलने की क्षमता भी रखता है। यही कारण है कि बीजेपी ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर एक बड़े अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर सांसद और विधायक तक अपने अपने इलाके के मठ मंदिरों में जाकर साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। देखिए, जो भारत देश है वो ऋषि मुनियों का देश रहा है। भारत की एक संस्कृति रही है कि जब भी कोई काम की शुरुआत हम करते हैं तो वो ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेकर के करते हैं। चूँकि 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का दिन है और भारत में सनातन धर्म में और पूरे सनातन समय से ऋषि मुनियों को, जो आचार्य हैं, जो कहीं के महंत हैं, ऐसे लोगों को भारतीय परंपरा में गुरु माना जाता है और ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान भी किया जाता है। बीजेपी के लिए ब्राह्मण समुदाय की क्या अहमियत है, उसे इस बात से भी समझिए कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद को बीजेपी में लाया गया है। इसके अलावा मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में अजय मिश्रा को यूपी के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शामिल किया गया है और ये सब इसलिए किया गया है ताकि बीजेपी से ब्राह्मणों की कथित नाराजगी को खत्म किया जा सके। इसके अलावा पार्टी की कोशिश यही है कि वो डॉक्टर दिनेश शर्मा और रीता बहुगुणा जोशी जैसे बड़े ब्राह्मण नेताओं की बदौलत ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़े रखें। अब ब्राह्मण सम्मेलन करने की याद आई। अब उत्तर प्रदेश में कहीं कोई राजनीतिक जनाधार नहीं बचा है बसपा के पास, और अब ऐसे समय में ब्राह्मणों को इतनी बार अपमानित करने के बाद आज केवल जातीय लिहाज से ब्राह्मणों को जोड़ने का काम करेगी। लेकिन 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो परिवर्तन हुआ है, अब जाति और जमात के समीकरण उत्तर प्रदेश से दूर हो गए। यूपी में पहले कांग्रेस के लिए मुख्य वोट बैंक ब्राह्मण समुदाय माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद जब गठबंधन की राजनीति शुरू हुई तो बीच के इन सालों में ब्राह्मण वोटर भी बटा रहा, लेकिन साल 2007 में ब्राह्मण मायावती के करीब आए। फिर साल 2012 में समाजवादी पार्टी की तरफ से 21 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बार भी लड़ाई बीएसपी, एसपी और बीजेपी के बीच है। 2022 के लिए अगर समाजवादी पार्टी अगले साल होने वाले चुनाव के लिए एसपी की नजर यादव प्लस कुर्मी प्लस मुस्लिम प्लस ब्राह्मण समीकरण पर है, इसी तरह कांग्रेस ब्राह्मण प्लस दलित प्लस मुस्लिम और ओबीसी का वो तबका जो बीजेपी और एसपी के साथ नहीं है, उस पर डोरे डाल रहा है। ऐसे में जिस दल की सोशल इंजीनियरिंग जितनी मजबूत होगी, सफलता के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और यूपी में सत्ता के लिए ब्राह्मण मजबूरी नहीं, जरूरी है, ये बात आरएसएस भी जानती है। इसलिए संघ ने यूपी में योगी सरकार की वापसी का फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है। क्या ये प्लान और कैसे इसे जमीन पर उतारा जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मिशन 2022 के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एजेंडा तय कर दिया है। एक और जहां लखनऊ में संघ और बीजेपी नेताओं के महामंथन में 2022 के लिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है, तो वहीं राज्य में 10% से ज्यादा ब्राह्मण वोट को भी अपने पाले में करने के लिए कार्य योजना तैयार है। तस्वीरें लखनऊ के सीएमएस ऑडिटोरियम की है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यहां 2 दिनों तक संघ और बीजेपी के सीनियर लीडर के बीच 2022 को लेकर महामंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में संदेश साफ था कि विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के तौर पर जनता के बीच पेश किया जाएगा। इसके अलावा ये भी तय हुआ कि यूपी चुनाव अयोध्या में राम मंदिर, अनुच्छेद 370, जनसंख्या नियंत्रण, धर्मांतरण और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। मीटिंग में यह भी तय हुआ कि गांवों तक संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे और कोरोना काल में मोदी और योगी सरकार के जन कल्याण से जुड़े कामों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे।
केवल चुनाव के लिए चर्चा करना भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कभी मूल चरित्र नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए समय समय पर इस तरह की बैठक करती रहती है। अब बीजेपी के 2022 के प्लान 2 पर नजर डालिए। बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में रखने के लिए गुरु पूर्णिमा के मौके पर बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर सांसद और विधायक अपने अपने इलाके के मठ मंदिरों में जाकर साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। बहुत अच्छा दिन गुरु पूर्णिमा का होता है, तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है पूरे प्रदेश में और गोरखपुर क्षेत्र में भी सभी मंदिर मठों में जाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दरअसल यूपी में करीब 14% ब्राह्मण वोट है। 73 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोट निर्णायक है। एक सर्वे के मुताबिक 80% ब्राह्मण वोटर्स ने 2017 में बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी के चुने गए 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण हैं। इनमें 9 ब्राह्मण विधायक मंत्री बनाए गए हैं। जाहिर है 2017 में ब्राह्मणों के वोट ने करिश्मा दिखाया तो बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। अब 2022 सामने है। हर पार्टियों की नजर इस वोट बैंक पर है। ऐसे में बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में रखने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। टीम न्यूज़ नेशन। और यूपी में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में कैसे कांग्रेस सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। रुकिए मत, डरिए मत, चुनाव की तरफ इतना काम करेंगे कि सबको शर्मिंदा कर देंगे। क्या हो रहा है इस प्रदेश में, और क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा? मिशन 2022 सामने है और यूपी में कांग्रेस कितनी पानी में खड़ी है, इसकी था लेने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक गईं। गांवों में कार्यकर्ताओं से मिली, जोश भरने की कोशिश भी की। 3 दिन के इस दौरे के बाद रविवार को दिल्ली जाने से पहले लखनऊ में बड़ा सियासी बयान दे दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, कांग्रेस खुले विचारों वाली पार्टी है। चुनाव के लिए दूसरे दलों के साथ गठबंधन से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन करेगी। हालांकि कोई भी गठबंधन पार्टी के हितों की कीमत पर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपने दम खम पर चुनाव लड़ेगी। गांव-गांव का कार्यकर्ता हमारा उत्साहित है और हम लोग पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने हर कार्यकर्ता को सारी सीटों पर चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव से पहले यूपी के कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए आई प्रियंका गांधी वाड्रा 2022 के उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाती दिख रही हैं, जो गलती कांग्रेस 2017 में कर चुकी है। देश यादव राहुल गांधी। इन तस्वीरों को आप भूले नहीं होंगे। 4 साल पुरानी इन तस्वीरों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा था कि यूपी को ये साथ पसंद है। दोनों ने एक साथ कई रैलियां की, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तब सारे दावे हवा हवाई साबित हुए। साल 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें कांग्रेस ने 105 जबकि समाजवादी पार्टी ने 298 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। लेकिन कांग्रेस को महज 7 सीट मिली, जबकि समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई। 2017 के नतीजों से ये साफ हो गया कि यूपी में कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत जमीन बची हुई थी, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने से खत्म हो गई। वो गठबंधन करके कम से कम उम्मीदवार तो तलाश लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल टूरिस्ट प्रियंका वाड्रा जी के बहारे कांग्रेस कार पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। प्रियंका जी आती हैं, चली जाती हैं, कार्यकर्ताओं का पुरसा हाल तक नहीं लेती हैं, जनता के साथ संवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है। दशकों तक कांग्रेस यूपी के जिस जातिगत समीकरण की वजह से सत्ता में रही, उसे वो स्थिर नहीं रख पाई और उसका परंपरागत वोटर उससे दूर होता चला गया, जिसके बाद ना सोनिया गांधी और ना ही राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस की जमीन खिसकने से बचा पाए हैं।
अब सवाल यही है कि क्या प्रियंका कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगी? क्या साल 2022 में प्रियंका के दम पर कांग्रेस कोई करिश्मा कर पाएगी? टीम न्यूज़ नेशन।